हेलो गाइस, वेलकम टू फैक्चुअल स्टडीज़। गाइस, आज के टॉपिक में हम इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। जेकेएसएसबी में और बाकी जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, बैंकिंग लगा लो या यूपीएससी एसएससी लगा लो, उसमें भी इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, जिसमें हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है, इन्फ्लेशन होता क्या है। गाइज, वैसे तो इन्फ्लेशन की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बट एक सिंपल लैंग्वेज में अगर इन्फ्लेशन को समझना हो तो उसको हम कह सकते हैं कि ए राइज इन प्राइस या ए राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस, उसे हम इन्फ्लेशन कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ते हैं और उनमें एक परसिस्टेंट इंक्रीज आता है उन प्राइसेस के लेवल में, तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर किसी एक चीज का प्राइस इंक्रीज होने लगे तो उसे हम इन्फ्लेशन नहीं कह सकते। जब एक साथ बहुत सारी गुड्स का प्राइस इंक्रीज होने लगे उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और उसी का ऑपोजिट, जब जनरल लेवल ऑफ प्राइस फॉल करना शुरू होता है तो उसे हम डिफ्लेशन कहते हैं या डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। इसे आप ऑपोजिट भी बोल सकते हैं इन्फ्लेशन का। मींस इन्फ्लेशन होता है प्राइसेस का बढ़ना और डिफ्लेशन होता है प्राइसेस का घटना। गाइस, इन्फ्लेशन बढ़ने का कोई एक कारण नहीं होता, बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं इन्फ्लेशन बढ़ने के। तो इस वीडियो में हम वही सारे चीज़ें पढ़ेंगे और इन्फ्लेशन की टाइप्स को पढ़ेंगे और इन्फ्लेशन से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखें और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन्फ्लेशन को हम दो प्राइस इंडेक्सेस में मेज़र करते हैं। इन दो इंडेक्सेस के बेसिस पे हम इन्फ्लेशन को मेज़र करते हैं। WPI, जिसे होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, और CPI, इसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं इन्फ्लेशन होता क्यों है। गाइस, बहुत से इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी हुई है इन्फ्लेशन होने की। प्री 1970 की डेफिनेशन अलग है और पोस्ट 1970 की डेफिनेशन अलग है। इन्फ्लेशन दो टाइप्स की है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। प्री 1970 में डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों होती थी, उसका रीजन था मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में दो चीज़ें हो सकती हैं, आइदर डिमांड बढ़ जाती है ओवर द सेम लेवल ऑफ सप्लाई, या तो सप्लाई कम हो जाती है ओवर द सेम लेवल ऑफ डिमांड। मतलब गुड्स की सप्लाई वही रहती है बट डिमांड बढ़ जाती है, और यहाँ तो गुड्स की सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड वही रहती है। इसी को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। ये प्री 1970 की डेफिनेशन है। और इसी के साथ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है इंक्रीज इन द फैक्टर इनपुट कॉस्ट पुशेस अप प्राइस। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्यों होता है, जब प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है तो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होता है। उस इरा में ये इसलिए होता था क्योंकि यूनियंस होती थी, वेजेस को बढ़ाने के लिए प्रोटेस्ट्स होते थे और ट्रेड यूनियंस प्रोटेस्ट करती थी। इसलिए एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाने की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती थी। उस टाइप की इन्फ्लेशन को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, जब प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग टूल्स का यूज करती है। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट्स पे एक्साइज ड्यूटी कम कर देती है या कस्टम ड्यूटी को कम कर देती है रॉ मटेरियल पे, और यहाँ तो वेज रिवीजन करती है। मींस एम्प्लॉयज की वेजेस को रिवाइज करते हैं जिससे प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए और इस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को रोका जाए। गाइस, अब चलते हैं पोस्ट 1970 की जो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन है। इसमें है डिमांड पुल इन्फ्लेशन की डेफिनेशन कुछ अलग है। क्रिएशन ऑफ एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर। इस टाइम पे लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा हो गई थी। मींस लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा था और प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं थी, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा था, इसीलिए लोग ज़्यादा कमोडिटीज़ परचेज करते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है और प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसे कहते हैं एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर। इसे ये भी कह सकते हैं टू मच मनी चेजिंग टू लिटिल आउटपुट। मीन्स जब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा, लोग कमोडिटीज़ को ज़्यादा परचेज करेंगे बट प्रोडक्शन इतनी नहीं होगी कि लोगों की डिमांड को पूरा किया जा सके। इसलिए इसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं पोस्ट 1970। और अब है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। गाइस, इन्फ्लेशन कब होती है, जब एक्स्ट्रा मनी प्रिंटिंग होती है या लोगों के हाथ में पैसा आता है ज़्यादा और कमोडिटीज़ को परचेज करना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं लोग। उससे भी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है और वो एक इन्फ्लेशन का कारण बन जाती है। और एक चीज़ ये भी है, जब मनी सप्लाई भी कम हो जाती है और प्रोडक्शन और मार्केट में डिमांड कम हो जाती है
प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, वो भी एक इन्फ्लेशन का रीजन बनता है। इसलिए एक पर्टिकुलर लेवल तक मनी सप्लाई हो और पर्टिकुलर लेवल तक प्रोडक्शन हो, उसे हम एक हेल्दी इकोनॉमी कहते हैं। एक्स्ट्रा मनी क्रिएशन होना और एक्स्ट्रा लेवल ऑफ प्रोडक्शन होना, ये इन्फ्लेशन का एक रीजन बनता है। इसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। और गाइस, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, जिसमें कितनी मनी सप्लाई होगी, इंटरेस्ट रेट होगा, प्रिंटिंग ऑफ मनी होगी, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी होगी, वो सारी चीजें देखी जाती हैं, जिससे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जाता है। और गाइज, अब मैं पहले आपको बता दूं इन्फ्लेशन की टाइप क्या होती हैं, फिर उसके बाद इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेती है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली टाइप है लो इन्फ्लेशन, जिसे हम स्लो इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। लो इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होती है जो एक बड़े स्लो लेवल में इन्फ्लेशन बढ़ती है। फॉर एग्जांपल 2% या 3%, और इन 2-3% को भी होने में एक बहुत लंबा टाइम जाता है। फॉर एग्जांपल ईयर 2 ईयर, एक लॉन्गर पीरियड से जो इन्फ्लेशन बढ़ती है बड़े स्लो डिजिट्स में, उसे हम लो इन्फ्लेशन कहते हैं या क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, जो बड़ी स्लो इन्फ्लेशन होती है। उसी के साथ सेकंड एग्जांपल है गैलोपिक इन्फ्लेशन। गैलोपिक इन्फ्लेशन, इसका मतलब है वेरी हाई डबल डिजिट इन्फ्लेशन और ट्रिपल डिजिट इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन एक स्लो डिजिट से बहुत ज्यादा तेज में बढ़ने वाली इन्फ्लेशन होती है। लो इन्फ्लेशन होती है सिंगल डिजिट्स में बढ़ने वाली, बट गैलोपिक इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में बढ़ती है या ट्रिपल डिजिट्स में बढ़ती है। और इसके कुछ और नाम भी हैं, फॉर एग्जांपल हॉपिंग इन्फ्लेशन या जंपिंग इन्फ्लेशन, और रनिंग इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं इस इन्फ्लेशन को, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ती है। और गाइज, इसकी थर्ड टाइप है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन की वो फॉर्म है जो एक बड़े लार्ज और एक्सेलरेटिंग फॉर्म में बढ़ती है। एनुअल रेट मिलियंस में होता है या ट्रिलियंस में होता है इसका। इस इंक्रीज की परसेंटेज ज़्यादा हाई होती है और ये बड़े शॉर्ट पीरियड में बढ़ती है, इसलिए इस इन्फ्लेशन को हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल है 1920 में जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये हाइपर इन्फ्लेशन हुई थी एट द एंड ऑफ 1923। इसमें 1923 में पिछले 2 सालों के मुकाबले में 36 बिलियन तक प्राइस ज़्यादा बढ़ गया था। उसी टाइम ये हाइपर इन्फ्लेशन देखी गई थी। इसी के साथ कुछ अदर वेरिएंट्स हैं इन्फ्लेशन के, जैसे कि बॉटल नेक इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। इनको भी हम डिस्कस करेंगे अभी। गाइस, जैसे हमने पहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन पढ़ा, ये बॉटल नेक इन्फ्लेशन उसी के साथ रिलेटेड करती है। जब सप्लाई ड्रास्टिकली डाउन हो जाती है और डिमांड सेम लेवल पे चलती रहती है, उसे हम बॉटल नेक इन्फ्लेशन कहते हैं। ये सिचुएशन तब आती है जब कोई सप्लाई साइड में कोई एक्सीडेंट हो जाए या मिसमैनेजमेंट हो जाए और सप्लाई सेम तरीके से ना चल पाए जैसे कि डिमांड चल रही होती है, तो उसे हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं और बॉटल नेक इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। इसी के साथ सेकंड है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन के टाइम पे देखा जाता है कि हम किन गुड्स को और सर्विसेज को इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन के बीच में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। मींस इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ऑफ एनर्जी और फूड प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड करके इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता था। और इंडिया में 2000 से 2001 में ऐसा किया गया कि फूड कमोडिटीज और एनर्जी को इन्फ्लेशन मेजरमेंट से बाहर कर दिया गया, जिससे ये बताया गया कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो होते हैं उनकी ही इन्फ्लेशन शो की गई, जिसे बाद में क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी वेस्टर्न इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा अलग है, जिसमें एनर्जी और फूड प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उसे इन्फ्लेशन मेजरमेंट से बाहर निकाल देना उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। अब बात करते हैं स्टैगफ्लेशन की। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? गाइस, स्टैगफ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एग्जाम में भी पूछी जाती है, इसे आप ध्यान से समझ लें। स्टैगफ्लेशन तब होती है जब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक साथ बढ़ती हैं, उस सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ये सिचुएशन 1970 में यूएस में आई थी। उस टाइम पे एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट 6% थी और इन्फ्लेशन रेट 7% हो चुका था। इस सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। जब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक साथ बढ़ती हैं तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और गाइस, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज करती है। तो गाइस, अब बात करते हैं इन्फ्लेशन के अलग अलग चीज़ों पे क्या इफेक्ट होते हैं, जैसे कि
इन्वेस्टमेंट पे, इनकम पे, एक्सपेंडिचर पे, टैक्स पे, वेजेस पे इन्फ्लेशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की या इन्वेस्टर्स की। इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इन्फ्लेशन की वजह से बूस्ट होती है। इसके दो रीजंस हैं। एक रीजन ये है, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है। इससे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपनी प्रोडक्शन को एक्सपैंड कर सकते हैं, मींस अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। वो उनके लिए बेनिफिशियल होगी जिससे इकोनॉमी बूस्ट होगी। और सेकंड ये है कि जो लोन होता है इन्फ्लेशन के टाइम पे वो सस्ते दरों पे मिलना शुरू हो जाता है। हायर इन्फ्लेशन होगा तो लोन की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट में इन्फ्लेशन बेनिफिशियल होती है और जिससे इकोनॉमी बूस्ट करती है। सेकंड है इनकम पे इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट होता है। इनकम के केस में चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो फर्म हो, इन्फ्लेशन का इनकम पे सेम इफेक्ट होता है। जैसे कि इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने से नॉमिनल वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है और रियल वैल्यू सेम रहती है। और इसी के साथ जब भी प्राइस इंक्रीज होता है, फॉर एग्जांपल इनकम बढ़ना शुरू होती है, जब उसी के साथ कमोडिटीज के प्राइस भी इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मनी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है और उसका इफेक्ट इनकम पे पड़ता है। और अगर हम देखें सेविंग पे इसका क्या इफेक्ट होता है, होल्डिंग टू मच मनी इन हैंड इज नॉट एन इंटेलिजेंट इकोनॉमिक डिसीजन। मीन्स आप अगर अपने पैसे ज़्यादा देर तक अपने पास रखते हैं वो एक वाइज डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण मनी की वैल्यू कम होती जाती है। इसीलिए अपने पास कम से कम कैश रखें और मैक्सिमम अमाउंट बैंक्स में सेव की जाती है, जिसे इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग उस अमाउंट पर इंटरेस्ट मिले। इस टर्म को शूज लेदर कॉस्ट भी कहते हैं। बट ये एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट ही रहता है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन कम हो जाती है तो सेविंग में भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है और सेविंग डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो सेविंग रेट भी ज़्यादा होगा और जब इन्फ्लेशन फॉल करेगी तो सेविंग रेट भी लो होगा। ये इफेक्ट पड़ता है सेविंग पर इन्फ्लेशन का। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर पे। गाइस, इन्फ्लेशन कंजप्शन, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट को तीनों को अफेक्ट करती है, एक जैसा अफेक्ट करती है। बिकॉज जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं कंजप्शन लेवल हमारा डाउन चला जाता है और गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं वो अप चली जाती हैं, मींस कॉस्टलियर हो जाती हैं। क्योंकि जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है प्राइसेस बढ़ जाते हैं और कंजप्शन लेवल कम होना शुरू हो जाता है। लोगों में ये टेंडेंसी आ जाती है कि वो कम से कम कंजप्शन करते हैं और जिसकी वजह से प्राइस का राइज है जो न्यूट्रलाइज हो जाता है और जो एक्सपेंडिचर है वो गिरना शुरू हो जाता है। और इसी का उल्टा हो जाता है, जब इन्फ्लेशन डाउन हो जाती है तो कंजप्शन अप होना शुरू हो जाती है और सर्विसेज भी लेस कॉस्टलियर होना शुरू हो जाती है। तो ये इफेक्ट पड़ता है एक्सपेंडिचर पे। इनकम को हमने पहले डिस्कस कर लिया, अब बात करते हैं टैक्स पे। तो गाइस, जब टैक्सेस की बात करते हैं तो टैक्सेस टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इन दोनों टैक्सेस पर इन्फ्लेशन का एक इफेक्ट पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से भी जो लोग हैं वो सफ़र करते हैं और डायरेक्ट टैक्स से भी लोग सफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब इन्फ्लेशन आती है तो प्राइजेस इंक्रीज होते हैं और कमोडिटीज़ के प्राइजेस भी इंक्रीज होते हैं, गुड्स के प्राइजेस भी इंक्रीज होते हैं, उन पे बैट लगता है, तो वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है जो कि इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह से इन्फ्लेशन डायरेक्ट टैक्स पे भी अफेक्ट करता है, वो भी एक बर्डन इंक्रीज करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन से ग्रॉस इनकम बढ़ जाती है और वो गवर्नमेंट की टैक्स स्लैब में आ जाती है उनकी इनकम, उससे भी उन्हें डायरेक्ट टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं ब्रैकेट क्रीप कहते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम को। अब गाइज, एक्सचेंज रेट पे भी इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का। बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से करेंसी की वैल्यू जो कम हो जाती है जब वो एक्सचेंज होती है, तो इन्फ्लेशन की वजह से करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। जब करेंसी एक्सचेंज होती है तो एक्सचेंज वैल्यू फॉरेन वैल्यू की कंपैरिजन में कम हो जाती है। तो इसकी वजह से जो एक्सचेंज रेट होता है वो कम हो जाता है और उसकी वैल्यू कम मिलती है। फॉर एग्जांपल, हम कंपैरिजन करें इंडियन करेंसी और
यूएस डॉलर को, इंडियन रुपीस और यूएस डॉलर को अगर हम एक्सचेंज कराते हैं रुपीस को यूएस डॉलर में, तो रुपीस की वैल्यू कम है और यूएस डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है। इसलिए रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करने पे उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी। तो गाइस अब बात करते हैं लास्ट में वेजेस का। इन्फ्लेशन का वेजेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इन्फ्लेशन वेजेस की नॉमिनल वैल्यू को इंक्रीज कर देती है और उसकी रियल वैल्यू को डाउन कर देती है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का परचेजिंग पावर पे। उसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड पे भी इन्फ्लेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और उस नेगेटिव इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए गवर्नमेंट डियरनेस अलाउंस प्रोवाइड करती है, जिसे हम डीए कहते हैं। जैसे ही महंगाई बढ़ती है या इन्फ्लेशन बढ़ती है, उसी को देख के गवर्नमेंट डीए प्रोवाइड करती है, और ये डीए एक साल में 2 बार दिया जाता है। मींस 6 मंथ के बाद डीए प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाकी चीज़ें इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें और यूट्यूब पे हमारे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।